Hi students, welcome all of you to this online platform of Residential Magad High School। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का लेक्चर 3 करने वाले हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ का। आज हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। आज गैसीय अवस्था के बारे में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो आज हम गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस और द्रव अवस्था के बारे में पहले बता दिया गया है। जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देख पाए वो लेक्चर को देख लेंगे। ठोस और द्रव अवस्था के बारे में जो बच्चे लेक्चर को नहीं देख पाए हैं वो लेक्चर को जाकर बच्चे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में है दोनों लेक्चर, आप जाकर देख लेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमने इस लेक्चर को एक क्वेश्चन से शुरू किया, क्योंकि कुछ द्रव अवस्था का कुछ पार्ट्स बच गया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े यानी कि सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये क्वेश्चन है। गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े यानी कि सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? गर्मी के दिनों में सभी को सूती वस्त्र नहीं पहनते होंगे, लेकिन आखिर क्यों पहनते हैं गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र? तो उसका आंसर यहाँ पर देखिए है क्या है। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकलता है। क्या होता है? गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त कर वाष्पित होता है। तो पसीना क्या होगा, हमारे शरीर से क्या करेगा, उष्मा प्राप्त करेगा और वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। इससे हमें ठंडा का एहसास होता है। आप पहले ही बता चुके हैं आपको क्या कि वाष्पन क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। जब पसीना वाष्पित होता है तो क्या होता है, इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। चूंकि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है। सूती वस्त्र क्या है, जल का अच्छा शोषक है, यानी सूती वस्त्र में सूती वस्त्र जो होता है जल को बहुत जल्दी सोख लेता है। अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीनों को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में लान देता है। क्या करता है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो जो सूती वस्त्र होता है शोषित कर देता है। शोषित करता तो क्या होता है, वायु के संपर्क में आ जाता है पसीना। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यानी कि जब पसीना वायु के संपर्क में आ जाएगा तो वो वाष्पित हो जाएगा ना। तो क्या करता है, सूती वस्त्र उस पसीने को क्या करता है, वायु के संपर्क में ला देता है, जिससे पसीना वाष्पित हो जाता है और में क्या ठंडक का एहसास होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यानी क्यों हम सूती वस्त्र पहने? क्या होता है सूती वस्त्र, जल का अच्छा शोषक होता है। तो सूती वस्त्र क्या करता है, हमारे शरीर से निकले पसीनों को क्या करता है, वायु के संपर्क में ला देता है। वायु के संपर्क में ला देता है, जिसे क्या करता है, वायु संपर्क में आता है तो पसीना वाष्पित हो जाता है और वाष्पन क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ठंडक का एहसास होता है। चलिए पढ़ते हैं क्वथन और क्वथनांक, द्रव अवस्था के क्वथन और क्वथनांक के बारे में। देखिए, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है। यानी कि जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि एक एटीएम को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव उबलने लगता है। कब उबलने लगेगा द्रव, जब उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब क्रमशः बढ़ने लगता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब क्रमशः बढ़ने लगता है। इसे ध्यान दीजिएगा। द्रव को हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब बढ़ने लगेगा। द्रव को गर्म करेंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए, हाईलाइट कर दिया गया है। जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, अभी बताएं क्या, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है। तो यहीं पर बोल रहा है, जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, क्या, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करेगा, यानी कि जिस ताप पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिस ताप पर उसका द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वो ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक। और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। और जो द्रव उबलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथन या उबलना कहते हैं। यदि द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव का ताप क्वथनांक पर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूरा का पूरा द्रव वाष्प में परिणत नहीं हो जाता। यानी कि जब कोई आप द्रव को गर्म कीजिएगा तो तब तक उसका ताप इस क्वथनांक पर स्थिर रहेगा। यानी कि उसका ताप न बढ़ेगा न घटेगा जब तक कि पूरा द्रव वाष्प में परिणत नहीं हो जाता। यानी कि जब तक पूरा द्रव वाष्प में परिणत नहीं हो जाता है तो उसके टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता है। द्रव का उबलना संपूर्ण भागों में होता है। क्या होता है द्रव का उबलना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भागों में होता है, यानी कि जब द्रव उबलता है तो उसके द्रव के सभी कण उबलते हैं पूरे भाग में, और द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले तीव्रता से ऊपर आने लगते हैं। आप ये देखोगे जब जल उबलता है तो क्या होता है, उसके भीतरी भागों से बुलबुले तीव्रता से ऊपर आने लगते हैं। तो क्या था क्वथन और क्वथनांक, यानी कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथन। और क्या होता है, जब द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक पूरा का पूरा द्रव गैस में वाष्प में परिणत नहीं हो जाता। ठीक है, अगला है प्रॉपर्टी, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी कि जब हम दाब बढ़ाएंगे द्रव पर तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हमें पढ़ना है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होगा, जब हम लिक्विड पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा क्वथनांक पर, क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा। क्वथनांक क्या है, एक ताप है, तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये बात पढ़ने हैं हमको। चलिए पढ़ते हैं। द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। द्रव का क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। कैसे, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, द्रव उबलने लगता है। और जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है तो क्या कहलाएगा, क्वथनांक। ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलने लगता है तो क्या हुआ, द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर किया ना। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब वायुमंडल का दाब अधिक होगा, क्या होगा, जब वायुमंडल का दाब अधिक होगा, वायुमंडल का दाब अधिक होगा तो क्या होगा, तापमान भी तो ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो क्या, क्वथनांक भी ज्यादा होगा, क्योंकि क्वथनांक भी तो एक ताप ही है। यानी कि दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर क्या, वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। वायुमंडल का दाब कम रहेगा तो क्या होगा, द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सब, ये चीज एक हाईलाइटेड कर दे रहे हैं आपको। क्या हुआ, द्रव वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। हाईलाइट कर दिया गया है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब हम वायु में ऊपर जाते हैं, यानी कि जब हम वायु में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम होने लगता है। यानी कि जब हम ऊंचे स्थानों पर जाएंगे तो वहां पर वायुमंडल का दाब क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊंचे स्थानों पर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडल का दाब कम होगा, जिससे द्रव के क्वथनांक भी कम होता जाता है। यानी कि जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, द्रव का क्वथनांक कम होता जाता है। यानी कि जब हम ऊंचे पर्वतों पर जाएंगे तो वहां पर द्रव का क्वथनांक कम होगा, यानी कि वहां पर द्रव कम तापमान पर ही उबलना प्रारंभ कर देगा। उदाहरण के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 1 एटीएम पर जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बहुत ऊंचे पर्वतों पर जहां वायुमंडल का दाब कम रहता है, जल का क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है। आपको बताया ऊंचाई बढ़ने से क्वथनांक भी कम होता है। एवरेस्ट पर्वत पर जल 70 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। एवरेस्ट पर्वत पर जाइएगा तो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही जल उबलने लगता है। अतः बहुत ऊंचे पर्वतों पर जाल एवं दाल का पकना आसानी नहीं हो पाता, इससे हमें ज्यादा समय और उष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया ना, पहाड़ों पर खाना जल्दी से क्यों नहीं पक पाता है, समझ में आ गया होगा। क्या क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या हुआ, क्वथनांक दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दाब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा इसमें, गर्मी के दिनों में कपास के कपड़े क्यों पहनते हैं, इस स्लाइड से हमने सीख लिया। क्वथनांक क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया। क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने सीख लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। पहले क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या था, ये हमने पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। अगर लिक्विड में कोई द्रव में अशुद्धियां रहेगी तो क्या होगा, क्वथनांक उसका क्या होगा। देखिए, द्रवों में अब अशुद्धियों के उपस्थित रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि द्रव में अगर अशुद्धियां रहेगी तो क्या होगा, द्रव अधिक ताप पर उबलना प्रारंभ करेगा, यानी कि उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। द्रव में उपस्थितियां रहने अशुद्धियों को उपस्थित रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे हमने आपको बता दिया है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि जल में थोड़ा नमक मिला दिया जाए, यदि जल में हम थोड़ा सा नमक मिला दे तो क्या हुआ, नमक एक अशुद्धि के रूप में चला गया और जल में, तो उसका क्या होगा, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। समझ में आ गया, उसका क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। सब याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको ये आगे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सब।
तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे, वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन भी पढ़ लिया, वाष्पन क्या होता है, क्वथन भी पढ़ लिया, क्वथन क्या होता है। तो चलिए ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों क्या है आखिर, दोनों में भिन्नता क्या है, दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। वाष्पन या कोई ताप है, ये क्या होता है, सभी तापों पर होती है वाष्पन। लेकिन क्वथन क्या है, यह एक निश्चित ताप पर ही होती है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आपको पता है क्वथनांक क्या होता है, वो एक तापमान है। तो क्या हुआ, एक निश्चित ताप पर हुआ, जिसे क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। यह क्या होता है, वाष्पन द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर, भीतरी भागों में नहीं। लेकिन क्वथनांक क्या होता है, पूरे भागों में होता है। यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिस द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं। यानी कि जब द्रव बनना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, उसके भीतरी भागों से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। वाष्पन में क्या होती है, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है, केवल आपको बोल दिया गया वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। ये वाष्पन और क्वथन में अंतर है। क्या है वाष्पन में, वाष्पन और क्वथन में अंतर ये सब समझ लीजिएगा। वाष्पन और क्वथन में अंतर बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी। वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या है, देखिए वाष्पन और क्वथन में अंतर, ये सब याद कर लीजिएगा, ये 3 अंतर है। ठीक है, चलिए हम पढ़ लिए पूरा लिक्विड, पूरा द्रव अवस्था हमने पढ़ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में। क्या, पदार्थ की गैसीय अवस्था में। चलिए पढ़ते हैं पहले गैसों के सामान्य गुण। गैसों के सामान्य गुण क्या क्या है। पहला है आकृति और आयतन। गैस के सामान्य गुण में क्या है, आकृति और आयतन, यानी कि शेप एंड वॉल्यूम। तो क्या बताइए, हमने द्रव का क्या पढ़ा था, द्रव का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन नहीं, सॉलिड ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का क्या होता है, द्रव का तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित होती है नहीं। उसे जिस बर्तन में रख दिया जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन अब देखिए गैस का क्या होता है, गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है, ना कोई निश्चित आयतन। यहाँ देखिए क्या हुआ, गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही कोई निश्चित आयतन। लेकिन द्रव की क्या होती है, निश्चित आयतन होती है लेकिन निश्चित आकृति नहीं। लेकिन सॉलिड की दोनों निश्चित, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखिए, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन की आकृति और आयतन ग्रहण कर लेती है। इसे जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन की आकृति और आयतन ग्रहण कर लेती है। यह बर्तन के अंदर संपूर्ण उपलब्ध स्थान को घेर लेती है, क्योंकि इसे कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल इतना कमजोर हो जाता है कि ये कण स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते रहते हैं। तो क्या होता है, गैस में अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर, क्या बहुत कमजोर होता है। जिससे अगर कोई बर्तन में रख दिया जाए तो इन्हें क्या होगा, अंतराणु का स्थान इतना कमजोर होता है कि ये कण स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन कर सके। जो कण होता है उनको जितना ज्यादा जगह मिलेगा उतना वो फैलते जाएंगे, यानी कि इधर से उधर चलते जाएंगे। यानी कि जिस जिस बर्तन में इसको रखेंगे वो उसका वो पूरा आकार ही ग्रहण कर लेगा। द्रव है जो गैस है। ठीक है, आकृति को आयतन समझ लिया। अब पढ़ते हैं घनत्व। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, कुछ होता है। लेकिन द्रव का क्या होता है, ठोस से कम होता है। लेकिन गैस क्या क्या होगा, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं, यानी गैस का घनत्व सबसे कम, गैस का घनत्व सबसे कम। अब द्रवनांक और क्वथनांक। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होते हैं। यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटीएम ताप पर गैस का जो द्रवनांक और क्वथनांक दोनों होगा वो क्या होगा, ठोस और द्रव से कम होंगे। अब पढ़ते हैं संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, उस पर हम फोर्स लगा कर क्या उसकी आकृति और आयतन को बदल सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए तो गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। क्या, गैस बहुत अधिक संपीड्य होते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको फोर्स लगा के इनके हम आकृति आयतन को बदल सकते हैं। गैसों में अंतराणु का स्थान अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर गैस के कणों का अत्यधिक निकट और दाब घटाकर उन्हें एक से अधिक बहुत दूर लिया जा सकता है। यानी गैस पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो नजदीक आएंगे और उसको दाब को हटाएंगे तो क्या होगा, बहुत दूर चले जाएंगे। इसी कारण साइकिल के ट्यूब या गेंद के ब्लाडर में कम स्थान में वायु की अधिक मात्रा भरी जा सकती है। साइकिल का ट्यूब देखे हैं, जब उसे हवा निकल जाती है तो क्या होता है, वो तो पूरी तरह सिकुड़ जाता है। लेकिन जब उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, पूरा फैल जाता है। यानी कि वहां पर जहां जितना हम उसमें गैस भरते जाएंगे तो क्या होगा, उतने जगह को घेरते जाएगा, यानी कि वहां तक फैलते जाएगा। गेंद का ब्लाडर भी होता है तो वही होता है। ठीक है, यानी कि उसमें जितना वायु भरेंगे उसको क्या करते जाएगा, अपने तरफ लेते जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, गैस संपीड़ हुआ ना, यानी कि उस पर हमारा ज्यादा फोर्स लगा तो क्या हुआ, आकृति उसका चेंज हो गया। पहले जो सिकड़ा हुआ तो क्या हो गया, फैल जाएगा। अब देखिए कार्यकलाप करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, गैस कैसे संपीड्य होते हैं इसके लिए कार्यकलाप करते हैं। चलिए देखते हैं। 10 ml का एक सिरिंज ले। आप सिरिंज देखे होंगे, जो वो क्या होता है मेडिसिनल पर्पज में आता है।
तो क्या हुआ, एक 10 ml का सिरिंज लीजिए, 10 ml का, अरे कितना का भी लीजिए लेकिन 10 ml का हमने लिया है। सिरिंज के मुंह को रबर के काग से घुसाकर बंद कर, कोई रबर का काग होता है, कॉक होता है, उसे क्या करें, सिरिंज के मुंह को घुसाकर बंद कर दे। अब सिरिंज के पिस्टन को बाहर निकालें, जो सिरिंज का जो पिस्टन होता है घिसने वाला बाहर, उसे क्या कर ले, बाहर निकालें, ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए, ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए। अब पिस्टन को पुनः सिरिंज में घुसा दे, क्या हो, पिस्टन को फिर से हम सिरिंज में घुसा दिए। ध्यान रहे पिस्टन में कोई रिसाव न रहे, यानी कि पिस्टन से कहीं से भी हवा ना निकलता हो, बल्कि वह वायु दूध हो, यानी कि उसमें वायु कहीं से ना अंदर आए ना बाहर जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो पिस्टन के चारों तरफ थोड़ा वैसलीन लगा दें। इसके लिए आवश्यक हो तो क्या करेंगे, उसके चारों तरफ थोड़ा वैसलीन लगा देंगे, ताकि उससे वायु ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके। ऐसा करने से सिरिंज के किनारों से होकर वायु का आवागमन पूर्णतः बंद हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, न सिरिंज में वायु आ जाएगी, न वायु आप जा पाएगी। अब देखिए, पिस्टन को अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाइए, जो पिस्टन है उसे अंगूठे से दबाइए और धीरे धीरे अंदर ले जाइए। आप देखेंगे कि पिस्टन सिरिंज के अंदर सरकता जा रहा है। पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे सिरिंज के अंदर सरकता जाता है, अर्थात सिरिंज के अंदर वायु का आयतन कम हो रहा है। जैसे ही आप अंदर घुसाएंगे क्या होगा, उससे वायु थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्या होगा, उसका आयतन कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका संपीड्यता है, गैस संपीड्य होते हैं, तो अपने आकृति को चेंज कर लेगा। तो क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वायु संपीड्य होती है, तो उस पर दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि वायु संपीड्य होती है। हमने ये वायु को संपीड्यता सिद्ध कर दिया, कैसे, सिरिंज की सहायता से। सिरिंज में को क्या किए, उसमें पूरा वायु तरह ऐसा कर दिए कि सिरिंज पिस्टन को पहले बाहर निकालिए सिरिंज से, ठीक है। अब पूरे सिरिंज के अंदर वायु फैलने दिया, जब पूरा सिरिंज के अंदर वायु फैल गया तो क्या हुआ, पुनः पिस्टन को हम सिरिंज में घुसा दिए। तो पिस्टन में क्या किया, कैसे घुसा है, जब वह वायु दूध हो गया, यानी कि उसमें न कहीं से वायु जा सकती है न कहीं से वायु जा सकती है, ठीक है। अब अंगूठे दबाइए पिस्टन को, क्या होगा, सिरिंज अंदर चलता जाएगा, सिरिंज अंदर चलता जाएगा, अंदर सरकता जाएगा, धीरे धीरे सरकेगा, जाएगा, लेकिन ठीक है, जाएगा, ठीक है, जाएगा। तो क्या होगा, यानी कि उसका आयतन कम हो रहा है। इससे हम पता चला क्या, कि गैस संपीड्य होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गैस की संपीड्यता का क्या उपयोग है, आखिर हम गैस को संपीड्य क्यों करेंगे। तो देखिए, गैसों की संपीड्यता के कारण ही ईंधन गैसों को सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। जो ईंधन गैस होते हैं, जो गैस ईंधन के रूप में यूज होते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें संपीड्य कर ही गैस सिलेंडर में भरा जाता है। समझते होंगे उतना छोटा सिलेंडर में उतना गैस कैसे हम उसमें रख सकते हैं। तो क्या करते हैं, गैस को संपीड्य कर देते हैं, जिससे उसे हम कम स्थान में ही रख सके। उदाहरण के लिए ब्यूटेन एक पेट्रोलियम गैस है। ब्यूटेन क्या है, एक पेट्रोलियम गैस है। यह पेट्रोलियम शुद्ध कारखानों से प्राप्त होता है। यह एक अच्छे घरेलू ईंधन के रूप में व्यवहृत होता है। इसे उच्च दाब पर द्रवीभूत करके सिलेंडर में भरकर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जो एलपीजी गैस होता है, जो खाना बनाने में यूज होता है, वही ब्यूटेन गैस होता है। तो उसे क्या करते हैं, उच्च दाब पर संपीड्य करते हैं। आप देखते होंगे जब गैस निकलता है, देखते हैं कितना प्रेशर से निकलता है बाहर। तो क्या करते हैं, यानी कि हम उच्च दाब पर उसको द्रवीभूत करके सिलेंडर में भरते हैं, उसके रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एलपीजी गैस जो आप लोग यूज करते होंगे किचन में खाना बनाने में, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, अस्पतालों में जिन ऑक्सीजन गैसों के सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है, अस्पताल में देखते होंगे ऑक्सीजन, कोई पेशेंट होते हैं सीरियस, उन्हें क्या ऑक्सीजन दी जाती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एक सिलेंडर से आता है। उनमें क्या होता है, वस्तुतः संपीड़ित ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। उसमें भी क्या होता है, संपीड़ित किया हुआ ऑक्सीजन गैस भरा जाता है। इसी प्रकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जिससे वाहन चलती है, आजकल स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में व्यापक रूप से व्यवहृत होने लगा है। सीएनजी से आपको पता है क्या होता है, इससे प्रदूषण में कमी आती है। इससे क्या, सीएनजी से अब गाड़ी भी चलने लगी है। इस क्यों सीएनजी का उपयोग करते हैं, इससे वायुमंडलीय प्रदूषण में कमी आती है। सीएनजी का उपयोग करेंगे तो वायुमंडलीय प्रदूषण में कमी आएगी। तो हम गैस वायु को संपीड्य क्यों करते हैं, गैस को समझ में आ गया होगा। पहला कि एलपी कोई संपीड्य करके उसे हम छोटे जगह में रख सकते हैं। अस्पतालों में जो सिलेंडर आता है ऑक्सीजन का, उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन संपीडित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा और ठंड का प्रभाव, गैस को उष्मा गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब ठोस में और लिक्विड में भी पड़ चुके हैं, द्रव में भी पड़ चुके होंगे, ठीक है। तो उष्मा और ठंड का प्रभाव पड़ते हैं। अगर जिन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है, वो अपने पिछले लेक्चर में जाकर हमारे पिछले लेक्चर में प्लेलिस्ट से देख लें। जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा है, ठोस और द्रव के गुण, वो क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में जाकर सब देख लेंगे। अब देखिए, गैस को गर्म या ठंडा करने पर प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। गैस को गर्म या ठंडा करेंगे तो क्या होगा, प्रसारित या संकुचित हो सकता है। गैस को गर्म करने पर क्या, गैस को गर्म करने पर उनके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस को गर्म करेंगे तो गैस को गर्म करने पर क्या होगा, उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है।
क्या होगा, उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। फलतः गैस के कणों का वेग बढ़ जाता है। जब ऊर्जा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ जाएगी और वे तेजी से गमन करने लगते हैं। तो क्या होगा, वे तेजी से गमन करने लगते हैं। जब वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, उनका स्पीड यानी कि बढ़ गया तो क्या होगा, तेजी से चलने लगेंगे, इसलिए वे एक दूसरे से अधिक दूर चल जाते हैं। यानी कि जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, कणों की ऊर्जा बढ़ेगी यानी कि उसका वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा तो एक दूसरे से अधिक दूर चल जाएंगे। यानी जब वो एक दूसरे से अधिक दूर चले गए तो क्या हो गया, वो फैल गए ना। तो फैलना को क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। तो क्या हो, यानी कि वो गैसों का प्रसार हो जाता है, यानी गैसों का प्रसार हो जाता है, यानी गैसों का प्रसार हो जाता है। ठीक है, यानी गैसों का प्रसार हो जाता है, यानी गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रसरित होगा। गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रसरित होगा, अर्थात उसका आयतन बढ़ जाता है। यानी गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात उसका आयतन बढ़ जाता है। गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। क्यों, आयतन कैसे बढ़ जाएगा, वो फैल जाएगा तो यानी कोई ज्यादा स्थान घेरने लगेगा। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरते वही ना आयतन कहलाता है। जब वो प्रसारित हो गया तो क्या हो गया, वो ज्यादा स्थान घेरेगा, जिससे उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसके विपरीत गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा कम जाती है। गैस को ठंडा करेंगे तो उसकी ऊर्जा कम जाती है, जिससे कणों का गमन धीमा हो जाता है, कण का जो स्पीड होता है वो धीमा हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं और कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसी कारण गैसों का संकुचन हो जाता है। जब गैस को ठंडा करेंगे तो गैस क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगी और गैस का आयतन घट जाएगा। ठीक है, समझ आ गया उसमें ठंड का क्या प्रभाव पड़ेगा गैस पर, समझ में आ गया। गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रसारित होगी, अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो संकुचित होगी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट तो नहीं आनी चाहिए। अगर डाउट किन्हीं को हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट इसे पढ़ सकें। अब देखिए गैसों का वितरण, द्रव का वितरण, सॉलिड का, ठोस का वितरण सब पढ़ चुके हैं। अब गैसों का वितरण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं गैस के कण तीव्र गति से गमन करते हैं। क्यों, गैस के कण तीव्र गति से गमन क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें अंतराणु का स्थान बहुत अधिक, अंतराणु का स्थान बहुत अधिक और अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है। अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है तो आकर्षण बल कमजोर है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, यानी कि वो तीव्र वेग से गमन करते हैं। और गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है। इसी विशेषता के कारण गैस के कण किसी दूसरे गैस में आसानी से प्रवेश हो जाते हैं, यानी कि दो गैस आपस में मिल सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनमें अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कम, बहुत अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है लेकिन अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। अंतराणु का स्थान बहुत अधिक है यानी कि उनके बीच में स्थान बहुत अधिक है, उसमें और पार्टिकल को भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उसमें अगर दूसरा गैस भी मिलाएंगे तो क्या होगा, दूसरे गैस में मिश्रित हो जाएगा, अर्थात गैसें स्वतः एक दूसरे में सम्मिश्रित हो जाती है, यानी गैस को एक दूसरे में हम मिला सकते हैं। यह प्रक्रिया गैसों के घनत्व पर निर्भर करती है, यानी गैस का घनत्व, यानी गैस का घनत्व यानी कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में उसका कितना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में उसका कितना अणु, कितना पार्टिकल है, उसके आधार पर किसका, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, उसमें गैस का मिश्रण बहुत ही रेयर केस में होगा, यानी कि बहुत कम होगा। लेकिन जिसका घनत्व बहुत कम है, बहुत कम है तो क्या उसमें बहुत ज्यादा गैस मिला सकते हैं। इस प्रक्रिया को गैसों का मिश्रण कहते हैं, यानी गैसों को मिश्रित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गैसों का मिश्रण कहलाएगा। अतः घनत्व में डिफिनेशन है, अंतर रहते हुए भी, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को, मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का मिश्रण कहते हैं। यानी कि घनत्व में अंतर है लेकिन तो भी वो गैस क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम मिश्रण कहेंगे। गैसों के आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मिश्रण कहलाएगी। ठीक है, कोई डाउट किन्हीं को, कोई डाउट नहीं है विश्लेषण में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैसों का संघनन, गैसों का संघनन, अब गैसों के संघनन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग द्रव में भी पढ़े होंगे लेकिन गैसों का संघनन भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है। पदार्थ के गैसीय रूप का, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन, क्या, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैसों का संघनन कहलाता है। यानी कि जो गैस है उसे हम द्रव रूप में कर देंगे तो क्या कहलाएगा, गैसों का संघनन कहलाएगा। समझ में आया गैसों का संघनन क्या हुआ, अगर गैस को हम द्रव में कर देंगे तो क्या कहलाएगा, संघनन। अब बताइए, द्रव को अगर हम गैस रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन अगर वही हम गैस को द्रव रूप में परिणत कर दें तो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। अब देखिए, गैस पर दाब बढ़ाकर, गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाब को बढ़ाना होगा, दाब को बढ़ाना होगा और ताप को कम करना होगा। गैस का दाब बढ़ाना होगा और ताप को कम करना होगा जिससे उसका संघनन किया जा सकता है।
यानी कि दाब बढ़ाएंगे, ताप कम करेंगे तो गैस क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगी। अब देखिए गैस पर दाब बढ़ाने पर, गैस पर दाब बढ़ाने पर, गैस पर दाब बढ़ाएंगे तो गैस के कण परस्पर निकट आ जाएंगे। गैस के दाब बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, गैस के कण परस्पर नजदीक आ जाएंगे। गैस पर दाब आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, आपस में नजदीक आते जाएंगे। आप भी देखे होंगे क्या होगा, कोई बॉल होता है उस पर आप प्रेस दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो बॉल होता है वो क्या सिकुड़ जाता है। यानी क्या होता है, उसमें जो अंदर गैस भरे हुए होती है वो क्या होता है, उसके कारण आपस में एक दूसरे से नजदीक आ जाते हैं। समझ में आया। जब आपस में नजदीक आ जाएंगे तो क्या होगा, उनका उनके बीच में जो अंतरा अणु का स्थान है, यानी कि उनके जो अणु के बीच स्थान है वो क्या होगा, कम जाएगा ना। जब आप उसे फोर्स लगाइएगा तो बॉल सिकुड़ जाता है। तो यानी कि बॉल सिकुड़ गया, यानी कुछ छोटा साइज ग्रहण कर लिया तो उसमें जो जो उसमें जो अंदर पार्टिकल था वो तो हटा नहीं बाहर, लेकिन उतना ही पार्टिकल क्या हुआ, छोटे जगह में आ गया। जब छोटे जगह में आ गया तो यानी क्या हुआ, उसके अंदर अणु का स्थान होगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा। ऐसा होने से गैस कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है। और जब वो नजदीक आ जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या गैस के कण तो आपस में इधर उधर गमन करते रहते हैं, लेकिन जब वो नजदीक आ जाएंगे उतने ही जगह में गमन करना होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से खूब टक्कर मारेंगे, खूब टक्कर मारेंगे। क्या होगा, तो टक्कर मारेंगे तो क्या होगा, उनका उनके बीच में जो आकर्षण बल है क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा, जिससे गैस द्रव रूप में परिणित हो जाता है। यानी कि जब अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तो क्या होता है, गैस द्रव रूप में परिणित हो जाता है। समझ में आ गया। गैस का संघनन कैसे कर सकते हैं, दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके गैस को संघनित किया जा सकता है। ये सब चीज आपको बताया जा रहा है, ये सब आपका बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। अब देखिए, किंतु गैस के संघनन में दाब की अपेक्षा ताप का स्थान महत्वपूर्ण है। दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे, लेकिन क्या दाब की अपेक्षा ताप का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। दाब की तुलना में ताप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, यानी कि जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर कोई गैस को संघनित नहीं कर सकते हैं, यानी कोई निश्चित ताप तक ही कोई गैस को हम संघनित कर सकते हैं। मान लिया हम गैस को 273 केल्विन पर संघनित कर रहे हैं, अगर उस ताप से ऊपर जाएंगे तो गैस संघनित नहीं होगी, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों न बढ़ा दिया, उस पर अगर दाब कितना भी लगाइए, दाब कितना भी अधिक, क्या दाब बढ़ा कर उसका ताप कब तक संघनित किया जा सकता है, लेकिन उसका दाब कितना ही बढ़ाइए, कितना ही बढ़ाइए, लेकिन अगर वो अपना संघनित उस ताप पर पहुंच गया जिसके ऊपर वो संघनित नहीं हो सकती है, तो उसको आप कितना भी कीजिए वो संघनित नहीं हो सकती है। और जिस ताप के ऊपर गैस को संघनित नहीं कर सकते वो ताप क्या कहलाती है, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जिस तापमान के ऊपर गैस पर कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए, जिस तापमान के ऊपर गैस पर कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए पर उसे संघनित न किया जाए, यानी कि जिस तापमान के ऊपर गैस अगर द्रव रूप में परिणत नहीं हो पाता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रांतिक ताप कहलाता है। यानी कि जिस निश्चित ताप के ऊपर गैस पर कितना भी दाब क्यों न लगाया जाए किंतु गैस संघनित न हो तो उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। यानी कि निश्चित तापमान के ऊपर गैस को संघनित नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। गैस के प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई डाउट किन्हीं को, कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैस का दाब, गैस का दाब के बारे में पढ़ते हैं। गैस के कण विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशाओं में अनुवर्त गमन करते रहते हैं, आपको हमेशा बता रहे हैं। गैस के कण क्या होते हैं, विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशा में गमन करते रहते हैं। इस क्रम में वे कण एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, यानी कि जिस बर्तन में वो गैस रखी हुई रहती है उस बर्तन की दीवारों से टकराएंगे। इन टक्करों के कारण क्या होंगे, कण बर्तन की दीवारों पर एक बल आरोपित करते हैं। जब टक्कर करेंगे तो उसको तो कुछ फोर्स तो बल तो लगेगा, बल लगेगा तो क्या होगा, उस पर एक बल आरोपित करते हैं बर्तन के दीवारों पर, बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर या कोई भी अथवा लीजिए क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। आपको पता होगा P बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। अगर नहीं मालूम है तो आपको बता दिया जाएगा, ऐसे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में यूनिट डायमेंशन में आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाता है प्रेशर का। ठीक है, यानी क्या हुआ, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा वह क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वायु का दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। अगर वायु कोई बर्तन में रख रहे हैं, वायु अगर आप कोई बर्तन में रखे हुए हैं तो जो वो दाब लगाएगा वो क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब। और समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडल कहलाता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब क्या कहलाता है, एक वायुमंडल कहलाता है।
आपको कुछ देर पहले हमने बताया, जब हम ऊपर स्थानों पर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। यहाँ देखिए, सॉरी क्या है, देखिए आपको बताया गया है सब, देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ है, यहाँ पर पिछली स्लाइड में था। आपको ये बताया गया था कि यानी कि क्वथन पर, क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें आपको बताया गया था ना। क्या होता है देखिए, तो वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया था हमने, कहाँ है, यहाँ देखिए, वायु में ऊपर जाते हैं तो क्या, वायुमंडल का दाब कम होने लगता है, सॉरी वायुमंडल का दाब कम होने लगता है। यहाँ पर देखिए, वायुमंडल का दाब कम होने लगता है, यही बता रहे हैं हम। यानी कि जो समुद्र तट है वहां पर वायुमंडल का दाब क्या होता है, 1 atm, लेकिन उस पर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल का दाब और कम होने लगता है, वायु में ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में क्या क्या प्रॉपर्टी है उसका, और आगे पढ़ रहे हैं हम संपीड़ितता, उष्मा और ये सब पढ़ लिया, विसरण भी पढ़ लिया हमने, गैसों का संघनन भी पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया गया। जो क्रांतिक ताप क्या था ये सब बता दिया गया, यानी कि इस ताप के ऊपर क्या होगा, कोई भी गैस को हम संघनित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वायु वायु का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और समुद्र तट पर क्या होता है, एक वायुमंडल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव और गैस, उसे क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए ठोस अवस्था है, क्या है ठोस अवस्था, क्या है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को आप गर्म कीजिएगा, ठोस को अगर आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठोस को आप अगर गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, द्रव अवस्था में। द्रव को गर्म कीजिएगा तो गैसीय अवस्था में। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब आप गैस को ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, द्रव अवस्था में, और द्रव को ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, ठोस अवस्था में। इसका उदाहरण आप जल ले लीजिए, जल जो ठोस अवस्था में बर्फ होता है, उसको आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल के रूप में आ जाता है द्रव अवस्था में, और जब उसे और गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प के रूप में चला जाता है। अब गैस में आइए, गैस को अगर ठंडा कीजिएगा तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, यानी कि संघनित कर दिया हमने। और जब द्रव को और ठंडा करेंगे फ्रिज कंडीशन पर तो क्या होगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। यानी गैस की अवस्थाओं को हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यही है आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो सभी को पता होगा। यहाँ पर जो हमने आपको बताया यही एग्जाम्पल है जल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ठोस द्रव और गैस के गुणों की तुलना, ये आपको बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए, तीनों में तुलना क्या है, अंतराणु का स्थान गैस में क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी कि द्रव में क्या होगा, ठोस से अधिक होगा, और गैस में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अंतराणु का आकर्षण बल, जब अंतराणु का स्थान बहुत कम है तो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, द्रव में कमजोर होगा, और इसमें नगण्य होता ही नहीं है। घनत्व क्या होगा, सबसे उच्च होगा, इसका भी निम्न होगा, और इसका भी अति निम्न होगा। सबसे कम घनत्व गैस का। ऐसे प्रकार सभी ये सब दे दिया गया है, ये आप याद कर लीजिएगा, पूरा तुलना कर दिया गया है। ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया है सब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप को याद करना। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, वायुमंडल दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे हम ठोस पदार्थ का द्रवनाम कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक हमने क्या बताया था आपको, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर जब द्रव जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल रहा है, ठोस पदार्थ द्रव में, यानी कि ठोस कहाँ जा रहा है, द्रव में, तो क्या कहलाएगा, द्रवनांक। अब देखिए, द्रवण की गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा के बारे में करते हैं। क्या है द्रवण की गुप्त उष्मा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, बर्फ को पिघलाने के क्रम में क्या है, बर्फ को पिघलाने के क्रम में उसमें जो ऊर्जा प्रदान किया जाता है, यानी कि बर्फ को आप पिघलाते हैं तो उसमें तो आप कुछ उष्मा दीजिएगा तो ही नहीं पिघलेगा, उससे बर्फ के ताप में तब तक कोई वृद्धि नहीं होती, उसके बर्फ के ताप में तब तक कोई वृद्धि नहीं होती, यानी कि जब वो उष्मा दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं होगी जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल कर द्रव रूप में परिणत नहीं हो जाता है। यानी कि जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल कर द्रव रूप में परिणत नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक पूरा बर्फ बिखर कर पिघल कर अगर द्रव रूप में परिणत नहीं हो जाता है तो उसके ताप में, बर्फ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघल कर द्रव में परिणत हो जाता है तो उसका ताप में परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है, आखिर क्यों नहीं ताप परिवर्तित होता है, हम उसमें कितना भी उष्मा दे रहे हैं, उसका उष्मा मतलब क्या होता है, हीट यानी गर्मी दे रहे हैं, उसका तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए ना।
तो इसका कारण यह है कि यह ऊष्मा, ये जो ऊष्मा हम दे रहे हैं बर्फ के मध्य स्थित, जो बर्फ के मध्य स्थित अंतराणु का आकर्षण बल पर काबू पाने में खर्च हो जाती है। बर्फ में जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है ना, ठोस अवस्था में क्या होता है सबसे अधिक ना, तो उस पर जो ऊष्मा दे रहे हैं उसी पर काबू पाने में ऊष्मा खत्म हो जाता है, तो ऊष्मा तो इसे यहाँ पर काम नहीं करेगा, यानी कि ताप में उसका वृद्धि नहीं होगी। यह ऊष्मा बीकर में लिए गए पदार्थों में संचित रहेगी, जिसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जो ऊष्मा हमें दी है उससे बर्फ के ताप में तो कोई वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है बीकर में जो पदार्थ हम लिए हैं उसमें संचित रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। इसका अच्छा डेफिनेशन ये है, देखिए द्रवण की गुप्त ऊष्मा का अच्छा डेफिनेशन जो आप दे सकते हैं क्या है, वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 1 atm पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को, यानी कि 1 kg का कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, उसके द्रवनांक पर, उसके द्रवनांक यानी कि जिस ताप पर वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करेगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर कुछ ठोस पदार्थ के 1 kg को जितना ऊष्मा देंगे वही ऊष्मा क्या कहलाएगा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जिस दाब पर कोई 1 kg ठोस पदार्थ को जितना ऊष्मा देंगे द्रवनांक पर जिससे वो द्रव अवस्था में परिणत हो सके, वो क्या कहलाएगा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। उदाहरण देखिए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितना है 3.347 × 10⁵ जूल पर केजी, याद कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। इसका अर्थ यह है कि बर्फ का द्रवनांक कितना होता है, ये सब हमेशा बताया जा रहा है, बर्फ का द्रवनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पर 1 kg बर्फ को पिघलाकर जल में परिवर्तित करने के लिए उतना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इतना जो ऊष्मा की यहाँ पर क्या है, ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रवनांक पर जो ऊष्मा दिया जाता है वही क्या कहलाता है, उस द्रवण की गुप्त ऊष्मा। यानी कि यहाँ पर क्या है, बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितना है, इतना जूल पर केजी है, यानी कि बर्फ के द्रवनांक पर 1 kg बर्फ को पिघलाने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 3.347 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रह सकते हैं, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रह सकते हैं, किंतु गुप्त ऊष्मा के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जल की ऊष्मा इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा की अधिक होती है। लेकिन क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल एक साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या होता है बर्फ में उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण बर्फ का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जल की ऊष्मा क्या होता है, इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा से अधिक होता है, जल की ऊष्मा इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा से अधिक होती है, यानी कि जल की ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन इसको सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी। चलिए अब सोल्व करते हैं। क्या है, बर्फ के द्रवनांक पर, क्या है बर्फ के द्रवनांक पर 5 kg बर्फ को पिघलकर जल में परिवर्तित होने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, आपको बताया गया था बर्फ के द्रवनांक पर 1 kg बर्फ को पिघलाकर जल में परिवर्तित करने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इतना ऊष्मा की 1 kg के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, 3.347 × 10⁵ जूल की आवश्यकता हो रही है, ठीक है 1 kg के लिए। तो 5 kg के लिए कितना होगी, 5 kg के लिए कितना होगी 3.347 × 10⁵ इंटू 5, इतनी जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसी गुना कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सोल्यूशन दे दिया गया है, कितना जूल आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब द्रव का क्वथनांक, चलिए अब द्रव का क्वथनांक पढ़ते हैं। द्रव को अधिक गर्म करने पर उसके कण अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, यानी कि द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके कण अधिक ऊष्मा ग्रहण करके क्या तीव्रता से कंपन करने लगेंगे, इनकी ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जो उनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल होता है तोड़ कर द्रव तल से मुक्त हो जाता है, यानी जब उसको गर्म करेंगे तो उसके भी जो अंतराणु का आकर्षण बल है ना उससे तोड़ देगा द्रव, गर्म करेंगे तो, और क्या होता है तल से मुक्त हो जाता है और गैसीय अवस्था में चला जाता है।
और क्या होता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है, तब तत्पश्चात द्रव उबलने लगता है। जब उसके बीच अंतराणु का आकर्षण बल टूट जाएगा तो उसके कण इधर उधर गमन करने लगेंगे, वही तब क्या होता है, द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव का उबलना प्रारंभ होता है उस वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये सब आपको पहले बता दिया गया है, ये पहले बता दिया गया है। यानी कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है तो क्या कहलाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये बता दिया गया पहले। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 373.15 केल्विन के बराबर होता है। अब पढ़ते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ लिया। अब देखिए, स्मरण रहे कि द्रव को उबलने के क्रम में उसका ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है। यानी कि जब द्रव द्रव उबलता है तो उसका ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। यद्यपि द्रव को ऊष्मा की आपूर्ति जारी रहती है, लेकिन द्रव को ऊष्मा हम देते रहते हैं, लेकिन द्रव का तापमान स्थिर रहता है। क्योंकि द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा तो उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं हो जाती है। यानी कि जब द्रव को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं हुई, अतः द्रव के अंदर यह छिपी हुई अवस्था में रहती है, इसलिए इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी क्या होता है, छिपी हुई अवस्था में रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ा था, बर्फ को कितना भी ऊष्मा देते हैं लेकिन क्या होता है, उसका ताप स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जल को हम जितना भी ऊष्मा देंगे क्या होगा, उसका ताप स्थिर रहता है। तो क्या कहलाएगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर दाब में परिवर्तन के द्रव अवस्था में लाने के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वही डिफरेंशन वहां पर क्या था, द्रव ठोस के 1 kg को द्रव में परिणित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन यहाँ पर क्या है, द्रव के 1 kg को गैस में परिवर्तित होने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उदाहरण के लिए जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, इतना है। यानी कि इसके जल को 1 kg को उसके गैस में परिवर्तित करने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इतना ही ऊष्मा की आवश्यकता होगी, बस। कोई ज्यादा भारी नहीं है, सब याद कर लीजिएगा आप। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा से आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। ये क्वेश्चन है, उबलते हुए जल की तुलना में उसके भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। उधर इसका देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल और उसके वाष्प एक साथ रहते हैं। आपको बताया गया था क्वथनांक पर क्या होता है, जल और वाष्प एक साथ रहते हैं। लेकिन इस ताप पर जल के वाष्प के कणों की ऊष्मा उसी ताप पर जल की ऊष्मा से अधिक रहती है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो उसके जल के वाष्प है उसके कणों की ऊष्मा उसी ताप पर जल की ऊष्मा से अधिक रहती है, क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। जो भाप का कण होता है अधिक ऊष्मा ग्रहण किया जाता है, इसीलिए इसी कारण उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। कैसे, आपको बताते हैं अच्छा से। आपको बताए थे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल और उसके वाष्प एक साथ रहते हैं। आपको जैसे हमने बताया था द्रवण की गुप्त ऊष्मा किया था, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ और जल एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या होता है, बर्फ और जल एक साथ रहते हैं, लेकिन जो बर्फ होता है क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। बताया था ना हमने, क्या होता है उसमें, क्या होता है उसे उसके 1 kg को द्रव रूप में परिणत करने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहता है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। यानी द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या था, क्वथनांक पर कोई बर्फ है, उसे हम ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन उसको ऊष्मा क्या होता है, उसमें उससे कोई ताप में परिवर्तित नहीं होता है। उसके ताप में कोई परिवर्तन होता है, उसका ताप तो स्थिर रहता है। लेकिन ऊष्मा जाता है क्या, उसे यही क्या कहलाता है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। लेकिन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, कोई द्रव है उसे हम ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन वो वाष्प में तो परिणत हो रहा है, लेकिन उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम जो ऊष्मा दे रहे हैं ऊष्मा कहाँ जाता है आके, तो क्या होता है वो सब संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन उसी का यूज करके यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल और उसके वाष्प एक साथ रहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल और उसके वाष्प एक साथ रहते हैं, किंतु इस ताप पर जल के वाष्प कणों की ऊष्मा उसी ताप पर जल की ऊष्मा से अधिक रहती है। यानी कि जो वाष्प है उसकी ऊष्मा क्या होगी, जल की ऊष्मा से अधिक होगी, क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किए जाते हैं। जो भाप के कण है उसमें क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण अधिक ऊष्मा ग्रहण किए जाते हैं। इसी कारण उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर में अधिक जलन पैदा करता है। इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखें, संघनन द्रव्य का आपको बता दिया गया। संघनन क्या है, गैस के द्रव अवस्था में परिवर्तन। गैस की अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। द्रव का हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ध्यान से, क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव की अवस्था से कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाएगा, द्रव का हिमांक कहलाएगा। और प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रव का जमना कहलाती है। ठीक है।
गैस और वाष्प में अंतर क्या है? गैस और वाष्प आप लोग एक ही समझते हैं, लेकिन अंतर है, कुछ ही अंतर है, ज्यादा नहीं। ऐसा दोनों में कोई अंतर बहुत कम है। देखिए, वस्तुतः गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं है, वस्तुतः गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं है। वाष्प शब्द का कार्यकलाप वैसे गैसों के लिए किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में, जो गैस कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगी उसके लिए क्या करेंगे हम? वाष्प शब्द का उपयोग। जो गैस कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगी वो क्या कहलाएगा? वाष्प कहलाएगा। उदाहरण के लिए जल के गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जाता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वाष्प कहा जाता है। इसलिए इनमें प्रत्येक गैसें कहलाती है, प्रत्येक गैसें कहलाती है। यानी कि जो वाष्प क्या होगा? कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहेगा, कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वाष्प। लेकिन जो कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहेगा वो क्या कहलाएगा? गैस। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का अवशोषण कौन पदार्थ कैसे करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान पर रख देने पर समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण समान रूप से नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया कि काली या गाढ़े रंग के वस्तु या सफेद या हल्के वस्त्र की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं। काला वस्त्र है ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं। इसलिए क्या होता है, गर्मी के दिनों में आप काला वस्त्र पहनते हैं तो आपको गर्मी ज्यादा लगती होगी। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा ज्यादा अवशोषित करता है, लेकिन जो सफेद वस्त्र होता है ऊष्मा का अवशोषण बहुत ही कम करता है। चलिए पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ के में 3 अवस्था पढ़ा, लेकिन कुछ और है उसके बारे में पढ़िए जो नया नया आविष्कार हुआ है। देखिए, आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है। आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है जिसे पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो समझिए प्लाज्मा अवस्था क्या है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होता है। प्लाज्मा अवस्था उसमें पदार्थ क्या होता है? आयनीकृत रूप में, यानी कि आयन के रूप में होता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में होते हैं। जो इसमें पदार्थ का कण होता है बहुत ऊर्जा होता है और बहुत ही उत्तेजित अवस्था में रहता है। पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब, जो ट्यूब लाइट होता है उसमें किया जाता है। नियोन संकेत वाले बल्ब, जो बल्ब होते हैं नियोन गैस भरे हुए तो उसमें उसके निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी जाती है। जो प्रतिदीप्त ट्यूब है उसमें क्या होता है? हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी जाती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होता है। जब उससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो गैस से वो क्या होता है, जो विद्युत धारा मिलता है तो क्या होता है? प्लाज्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्लाज्मा उत्पन्न होता है। यह विशिष्ट रंग गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है, और कैसा रंग निकलेगा, उसमें कैसा गैस भरा हुआ है उसके आधार पर वो रंग निकलता है। समझ नहीं आया? यानी कि गैस आप देखोगे कई बल्ब, कोई उजला होता है कोई लाल होता है, वैसा कैसे होता है? तो क्या? प्लाज्मा पर निर्भर, जो गैस में रंग है उसके आधार पर निर्भर करता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? गैस से रंग विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने का गैस से। यानी कि गैस से जब विद्युत धारा मिलेगा तो क्या होगा? प्लाज्मा उत्पन्न होगा। इसी कारण उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही चमकीले दिखाई पड़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा चमकीले क्यों दिखाई पड़ते हैं? प्लाज्मा ही होता है। सूर्य और तारे में क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। अब देखिए लास्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड पदार्थ का एक अन्य अवस्था है। 1920 में भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञान वेता सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया। 3 अवस्था हमने पहले पढ़ा, एक था प्लाज्मा अवस्था, फिर चौथा अवस्था, 5वां अवस्था क्या हुआ? बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड बोला जाता है, जो इसका आविष्कार 1920 में हुआ था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी पदार्थ की इस अवस्था की संभावना का पूर्वानुमान लगाया था। जो आइंस्टीन थे इसने अनुमान पहले लगा दिया था कि पदार्थ की एक और अवस्था है, लेकिन वहां पर उनका मान्य नहीं किया गया। बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों की एक टीम ने, बाद में क्या हुआ? अमेरिका के 3 वैज्ञानिक का टीम था पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता पाया। यानी कि इसके पहला अवधारणा किसने दिया? आइंस्टीन ने अवधारणा प्रस्तुत किया। कौन? सत्येंद्रनाथ बोस ने। लेकिन आइंस्टीन क्या थे, इसकी संभावना पहले ही बता दिया कि नहीं, हमारे वायुमंडल में एक पदार्थ का एक अन्य अवस्था भी है, लेकिन वहां पर उनके बात को कोई वैल्यू नहीं दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? अमेरिका का 3 वैज्ञानिक की टीम ने इस पदार्थ को प्राप्त करने में सफलता पाई। इन लोगों ने अति निम्न घनत्व यानी कि वायु घनत्व का 10 के पावर माइनस 5 भाग करके लगभग 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 केल्विन ताप पर इस अवस्था को प्राप्त किया। यानी कि समझिए कितना कम घनत्व, कितना कम ताप है, 10 के पावर माइनस 7। समझिए कितना पीछे जाएंगे, यानी कितने कम ताप पर करके इस अवस्था को प्राप्त किया। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड कहते हैं।
इस अवस्था का विस्तृत अध्ययन इस पुस्तक से पढ़े हैं। यानी कि ये वो साइंटिफिक कंटेस्ट है, ये आपको पढ़ने के लिए नहीं है, ये आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, समझिए, ये आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया होगा ये पूरा लेक्चर, आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया आज है। आपको जितना ही पढ़ाया गया इसे आप रिवाइज कर लें, आपने अपना नोट्स भी बनाया होगा, नोट्स से अपना रिवाइज कर लें, नोट्स से रिवाइज कर लें, और ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चन का भी क्लास होगा, आपका क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन भी करना है। तो क्वेश्चन अब जब तक पूरा रिवाइज नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिए। थैंक्स, आज कितना ही क्लास था आपका, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हो चुका है। और आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे शेयर कर दीजिए। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जरूर कराया जाएगा, एक सेशन आप उसका अलग होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इससे आप जितना पढ़ाया गया 3 लेक्चर में आपको इस चैप्टर को खत्म किया गया, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 3 लेक्चर ही है, इससे आप लोग रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ सकें, क्वेश्चन जो सोल्विंग है उसमें अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे आपको भी पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, थैंक्स, आज का लेक्चर इतना ही था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना नोट्स जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, गुड बाय।